गुड मॉर्निंग। एसएलएस विद्यालय की सभी छात्राओं का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। कल आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था +2 क्लास का हिंदी का, और आज उसको एक बार हम यहाँ पर करेंगे। कहाँ पर आपकी गलतियाँ थी आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे बोर्ड ने। और इसका नाम है पूर्व बोर्ड परीक्षा। जब आपके बोर्ड की परीक्षा होंगी उससे पहले आपके मूल्यांकन के लिए, ताकि आपको पता चल जाए, आप अपना मूल्यांकन कर सके। टीचर आपका मूल्यांकन करेगा और आपको बताएगा कि आपके इतने नंबर आएंगे, तो आप अपना मूल्यांकन खुद भी कर पाएंगे कि अब हमें और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि आपके पेपर स्टार्ट है कब से? 28 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट है। 28 फरवरी तक का 1 महीने का और टाइम आपको मिल जाएगा, और आप अपने आप को खुद ये देख सकेंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने मेहनत करनी है अपना। इसको हम देखते हैं, विद्यार्थी मूल्यांकन पूर्व बोर्ड परीक्षा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया था ऑप्शनल में कि पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है। कपास कैसी होती है? कोमल होती है, बहुत मुलायम होती है। ठीक है, और इसका ऑप्शन आपको दिया गया था कि प्रकाश, कोमलता, सफेदी और गर्माहट। सफेदी, कपास सफेद भी होती है, गर्माहट भी उसके अंदर होती है, प्रकाश तो होता ही नहीं। लेकिन इस कविता के अंदर जो आपका दिया गया था वो कोमलता का, बच्चों के साथ उसकी तुलना कर रखी थी। जैसे बच्चे कोमल होते हैं, कपास वैसे कोमल, जैसे कोमल कपास है वैसे ही बच्चे भी कोमल होते हैं। तो इसका आंसर आना था आपका कोमलता। अगला क्वेश्चन था, नभ में पंक्तिबद्ध बुगलों के पंखों ने कवि की किन इंद्रियों को चुराया है। यहाँ पर कवि ने आपको एक दृश्य बिंब, एक कविता में मैंने तुम्हें करवाया था, उस कविता के अंदर क्या था? दृश्य बिंब था कि आसमान है और उसके अंदर सफेद सफेद बुगले पंक्तिबद्ध होकर के उड़ रहे हैं। और कविता के अंदर ही ये लाइन आई थी कि पंक्तिबद्ध बुगलों की पांखें वो चुराए लिए जाती हैं मेरी आंखें। ठीक है, इसी के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ था, तो इसमें आएगा आंखें। अगला क्वेश्चन है, निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है उसमें से ये आया हुआ है कि उन्होंने अट्टालिकाओं को क्या कहा। अट्टालिकाएं कौन सी अट्टालिकाएं? जो पूंजीपति वर्ग है उसने जो बड़े बड़े महल बना रखे हैं और उसकी जो अटारियां हैं, और वहां पर उन पर क्या शोषण जब वो लोगों का करते हैं, और लोग जब क्रांति करते हैं, शोषक वर्ग जब क्रांति करता है तो उनके ऊपर क्या असर होता है पूंजीपति लोगों के ऊपर, ये सारी कविता में बताया गया है। और उससे सुखी कौन होते हैं? जो छोटे लोग होते हैं। और इसमें अट्टालिकाओं को क्या कहा गया है? कविता में एक लाइन आई है कि अट्टालिकाएं नहीं है रे आतंक भवन। क्या कहा गया उनको? आतंक भवन। क्योंकि जब क्रांति होती है तो उनके भवन में आतंक छा जाता है, वो अपनी पत्नियों के पल्लू से लिपट कर छुप जाते हैं। इस तरह का कवि ने उस कविता के अंदर बताया। अगला है, अर्धरात्रि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो। कपि मैंने, वैसे तो बंदर होता है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है। ये किस समय का सीन है? जब लक्ष्मण को बाण लगता है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए होते हैं, और आधी रात बीत जाती है। उसके बाद भी जब हनुमान नहीं आते तो राम चिंतित हो जाते हैं, और वो तब कहते हैं, राम जी कहते हैं कि आधी अर्धरात्रि बीत गई कपि नहीं आयो। लेकिन तुरंत ही उसी समय पर हनुमान जी आ जाते हैं। कैसे? जैसे कि करुण रस में वीर रस का जैसे संचार होता है वैसे ही वो आ जाते हैं। क्योंकि उससे पहले करुण रस था, सभी लोग चिंतित थे, रो रहे थे, दुखी थे, लेकिन जैसे ही हनुमान जी आए तुरंत ही वीर रस का संचार हो गया। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये किसने कहा? राम ने।
डस्टबिन कर दो। बीन। एक का अब पांचवा भाग। कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज कहाँ बोया है? कागज रूपी पृष्ठ पर। अभिव्यक्ति रूपी बीज ये आपका उमाशंकर जोशी उमाशंकर जोशी की जो कविता है उमाशंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत। यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज कहां पर बोया है। हमने पढ़ी थी छोटा मेरा खेत, उमाशंकर जोशी की कविता। उसके अंदर क्या था? एक तरफ तो एक छोटा मेरा खेत कौन सा था उसका? पन्ना, कागज का पन्ना। दूसरी तरफ जो किसान का खेत होता वो। इन दोनों में कवि ने क्या बांधा था? रूपक। जिस प्रकार से खेत में एक किसान पहले उसको धरती को अच्छी तरह से मतलब ट्रैक्टर के द्वारा, या ट्रैक्टर ही होते हैं आजकल, तो उसके द्वारा बोता है और उसमें फिर बीज बोता है, पानी और उसमें जो रसायन वगैरह डालता है, वैसे ही बिल्कुल सेम रूपक यहाँ पर बांधा हुआ था। ये कवि का खेत है और इसके अंदर उसने जो बीज डाला, कौन सा? अभिव्यक्ति का। सबसे पहले तो कौन क्या होते हैं? विचार होते हैं, कल्पना में विचार होते हैं। और कविता कैसे बनती है? जब उन विचारों को अच्छे तरीके से, लयबद्ध तरीके से, व्याकरणिक नियमों के अनुसार, काव्य नियमों के अनुसार जब अभिव्यक्त कर दिया जाता है, तब कविता जाकर के बनती है। तो अभिव्यक्ति रूपी बीज कवि ने कहाँ पर बोया है? इसमें आपके ऑप्शन थे विद्यालय में, खेत में, कागज के पृष्ठ पर, आंगन में। कागज के पृष्ठ। खेत में तो ये किसान बोएगा, कवि कहाँ पर बोएगा? कवि का खेत कौन सा है? कवि का खेत तो यो कागज है। जैसे अपने ही है ना, ये अपनी भी ये खेती है। डेली हम स्कूल में आते हैं, डेली काम करते हैं, याद करते हैं। जैसे जैसे अब +2 क्लास तुम कंप्लीट कर लोगे तो वो तुम्हारी फसल होगी। तुमने फसल कितनी निकाली अपने खेत से, कितनी मेहनत करी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हमारी भी ये जो पढ़ाई है वो क्या है? खेती है। तो अभिव्यक्ति रूपी बीज कवि ने कहाँ पर बोया है? कागज के पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है, सदके फिराज अजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज। पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? सबसे पहले ऑप्शन है उर्दू, फारसी, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा तो है नहीं है। तत्सम प्रधान भी नहीं है। तत्सम कौन सी होती है? जहां पर संस्कृत के शब्दों को ऐसा प्रयोग कर लिया जाता है। फिर देख दिया ने तद्भव प्रधान। तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत के शब्दों को थोड़े से रूप उनका बिगाड़ करके, बदल करके जब प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा है इसकी? उर्दू, फारसी। फारसी भाषा है। ये उर्दू के कवि हैं फिराक गोरखपुरी। उर्दू एक आपकी कविता के अंदर भक्ति काल से भी दे रखे हैं, रीति काल से भी दे रखे हैं, आधुनिक काल से भी दे रखे हैं, और एक कविता आपको पढ़ने के लिए दे दी गई है उर्दू से, जो जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। ये कितने नंबर का? ये 6 नंबर का आया हुआ था। अगर आपने सारे क्वेश्चन कर दिए होंगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये सबसे आसान ऑप्शन, सबसे आसान होते हैं ये क्वेश्चन। अगर पूरा पाठ पढ़ रखा है, पूरी कविता पढ़ रखी है, तो ये नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसके बाद है छोटे क्वेश्चन। ये तो थे आपके काव्य में से छोटे प्रश्न। अब करेंगे आपके पाठों में से, गद्य में से, गद्य भाग में से भी 6 नंबर के ही प्रश्न आए हुए हैं। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? कंठीमाला। महादेव वर्मा के पास भक्तिन आई थी, दुखियारी औरत थी, और लेकिन पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती थी। उसका जो वेशभूषा थी, हमेशा कंठी वगैरह पहन के रखती थी। उसी को देख करके
कंठी माला को देख करके ही माँ देवी ने उसका नाम रखा भक्तिन। अब अगला क्वेश्चन है छठे का दूसरा भाग, चूर्ण बेचने वाले भगत जी का स्वभाव कैसा था? कैसा था उनका स्वभाव? घमंडी था, बातूनी था, निर्धन था, संतोषी था? संतोषी था। वो बिल्कुल संतोषी स्वभाव के थे। और बाजार का जो प्रभाव है आम लोगों पर पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है कि ये भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, जब तक पैसे हो पॉकेट में, लेकिन उनके ऊपर नहीं था। वो सिर्फ अपना जीवन यापन का ही साधन बाजार को मानते थे और संतोषी स्वभाव के थे। शेर के बच्चे के गुरु का नाम क्या था? शेर का बच्चा कौन था? पहले तो ये बताओ, शेर का बच्चा कौन था? पंजाबी पहलवान था एक। चांद सिंह पहलवान था। कौन था? चांद सिंह पहलवान। इसमें है ना, इसने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। पहले तो शेर के बच्चे का गुरु का क्या नाम है, गुरु पूछ लिया। फिर तो शेर के बच्चे का पता होगा तभी तो गुरु बताएंगे। चांद सिंह था शेर का बच्चा, और चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? इसमें ऑप्शन बादल सिंह है, अमर सिंह, समय सिंह, बादल सिंह, अरिजीत सिंह। कौन था? बादल। बादल इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म चार्ली का भारतीयकरण थी? आवारा। चार्ली का भारतीयकरण थी। चार्ली क्या है? चार्ली मतलब चार्ली चैपलिन, वो कि जो कि मतलब इतना हास्य कलाकार है, और लेकिन उसका जीवन इतना था दुखमयी, बहुत दुखमयी, बचपन से ही दुखमयी। उसकी माँ को उसके पिताजी ने त्याग दिया था। वो एक परित्यक्ता औरत थी, और इसी कारण से उसके थोड़ा सा दिमाग में भी फर्क हो गया था। दिमागी रूप से भी वो बीमार थी, दिमागी संतुलन उसका सही नहीं था। एक ऐसी औरत जो कि दिमागी रूप से उसका संतुलन सही नहीं हो, वो अपने बच्चे को जब पालती है तो वो कैसे ट्रीट करती होगी अपने बच्चे को, हम सब समझ सकते हैं। और इसीलिए चार्ली का जो जीवन है, जो बचपन है, वो भी दुख में ही बीता। बड़ा होके उसने ये काम करना शुरू किया लोगों को हंसाने का, लेकिन जबकि उसके अंदर क्या था? दुख ही दुख था। और उसमें अब उसके बाद हमारे यहाँ पर हमारी फिल्मों में एक फिल्म बनी है आवारा, जिसकी जो कि राज कपूर जी ने इसके अंदर अभिनय किया है। और राज कपूर कौन है? एक्टर तो हैं। कौन है? जो करिश्मा और करीना है उनके दादा, उनके दादा हैं। और उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। कौन सी बनाई? आवारा। देख लेना ये फिल्म। तभी पाठ को अच्छे तरह से समझ भी पाओगे। ठीक है, यानी कि वो इतना, वो हास्य कलाकार तो बहुत हैं, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? अपने मन में विपरीत परिस्थितियों में, जीवन की दुखद परिस्थितियों में वो अपने दिल में दबा करके और फिर हंसना और लोगों को हंसाना, ये बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है, पुराने फलों को अपने स्थान से हटते न देख करके लेखक को किसकी याद आती है? नेताओं के। हाँ, ये कौन से पाठ में से लिया गया आपका? शिरीष के फूल। शिरीष के फूल लिखा किसने? नहीं पता। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि साहित्य की दुनिया में चमकता हुआ सितारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके निबंध बहुत प्रसिद्ध है। ये भी शिरीष के फूल भी एक निबंध है। उसके अंदर बताया कवि ने, जैसे ये जो राजनेता लोग होते हैं ना, ये देखो हर कोई भी नौकरी है उसके लिए फिक्स 58 साल 60 साल, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ये तो चाहे 100 साल के हो जाओ, रिटायर होने का नाम ही नहीं लेते। फिर दोबारा से फिर इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, फिर से इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो यंग जनरेशन है उसको तो आने ही नहीं देते। ठीक है, कोई यंग बहुत कम देखते होगे आप राजनीति में, कोई यंग चेहरा बहुत ही कम होते हैं। वो भी कौन होते हैं? जिनके माता पिता या दादा पहले से ही, हाँ, जैसे दुष्यंत है, इसके दादा, इसके पापा सारे राजनीति में थे, इसलिए ये यंग चेहरा हमारे सामने आता है। राहुल गांधी है, राहुल गांधी भी 50 साल के हो गए, वैसे तो अभी यंग नहीं रहे,
फिर भी अभी यंग ही बोलते हैं, कहते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि उनके दादा माँ सारे राजनीति में थे। तो इस पाठ के अंदर कवि ने जो ऐसी सिचुएशन है ना हमारे देश में, उसके ऊपर व्यंग्य किया है कि जब तक उनको धक्का मारकर गिरा न दिया जाए ना, तब तक वो अपने स्थान को छोड़ते नहीं है। उसी स्थान पर, उसी कुर्सी पर जमे रहना चाहते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, उन्होंने अपनी कुर्सी मतलब यंग जनरेशन के लिए छोड़ देनी चाहिए और उनको वैसे गाइड करो कुर्सी से बाहर रहकर। लेकिन सत्ता, पावर ये नहीं छूटती लोगों से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सीरीज के फूल नामक निबंध में ऐसे ही लोगों के ऊपर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। हमने कर लिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि छोटे क्वेश्चन आपके आए हुए थे 6 और 6 12 नंबर के। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आपको कुछ पंक्तियां दे दी गई हैं और उसकी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा गया है। ये पंक्ति आपके सामने है और इसकी सप्रसंग व्याख्या ये होगी कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से काव्यांश है। कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग में से इसको लिया गया है। जब बाण लग जाता है लक्ष्मण जी को, तो वहाँ पर राम बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं और वहाँ से उसी सिचुएशन पर ये आपकी पंक्तियाँ दी गई हैं। राम जी विलाप करते हुए कहते हैं कि जैसे जथा पंख बिनु खग, जिस प्रकार से, जथा मैंने जिस प्रकार से, पंख बिनु पंखों के बिना, खग खग मैंने पक्षी, अति दीना बहुत ही दीनहीन होते हैं। जिस प्रकार से पंखों के बिना पक्षी बहुत दीनहीन होते हैं, वैसे ही लक्ष्मण के बिना भी मैं बहुत दीनहीन हूँ। मणि बिनु, मणि के बिना, फनी, फनी मैंने सांप, जो सांप होता है, नाग होता है, वो भी फणी के बिना उसका कोई महत्व नहीं है। करीबर कर हीना, करीबर मैंने हाथी, कर मैंने सूंड, हीना मैंने हीन। और जिस प्रकार से एक हाथी सूंड के बिना हीन होता है, उसी तरह से हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। अगली लाइन है अस मम जीवन, अस इस प्रकार से, मम मेरा, जीवन बंधु, बंधु मैंने भाई, बिनु तो ही तेरे बिना, इसी प्रकार से हे बंधु, हे भाई, इसी प्रकार से तुम्हारे बिना मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं है। फिर से देखेंगे, जिस प्रकार से पंखों के बिना पक्षी दीन है और सांप मणि के बिना दीन है और हाथी सूंड के बिना दीन है, उसी प्रकार से हे भाई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जो जड़ देव जीवावे मोही, जो जड़ यानी कि बिल्कुल निर्जीव तरह से, तुम्हारे बिना बिल्कुल मैं निर्जीव हो गया हूँ, मेरे जीवन ही नहीं बचा है। और ऐसे लगता है कि देव, जो देवता है, वो भी मुझे ऐसे ही जियाना चाहते हैं, ऐसे ही जीवित रखना चाहते हैं। कैसे कि तेरे बिना जिस प्रकार से मेरा जीवन बिल्कुल भाव शून्य है, कुछ भी नहीं है जीवन में और दुख ही दुख है, ऐसा लगता है कि जो भगवान है वो भी मुझे ऐसे ही जीवित देखना चाहते हैं। अगली लाइन है जेहू अवध कवन मुँह लाई, जेहू जाऊं अवध अयोध्या में, कौन कौन, मुँह लाई मुँह लेकर, अब मैं अयोध्या में अपना कौन सा मुँह लेकर के जाऊं। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, लोग क्या कहेंगे कि नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया है। अगली लाइन है बरु अपजस हेतु जगमाही, बरु अपजस हेतु जगमाई, अब मुझे ये जो अपयश है, इसको बहुत जग में, संसार, इस कारण से कि सीता के लिए राम ने अपने भाई को गवा दिया, इस कारण से संसार में मुझे बहुत ही अपयश झेलना पड़ेगा, मेरे ऊपर ये कलंक लग गया है। नारी हानि विशेष क्षति नाही, और यहाँ पर राम जी कहते हैं कि अगर नारी की हानि होती है तो वो कोई विशेष हानि नहीं होती, लेकिन भाई की हानि अपूर्णीय जीवन की क्षति होती है, जीवन की अपूर्णीय क्षति होती है। अगर किसी का भाई नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। नारी के बिना फिर भी यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं कि कोई विशेष हानि नहीं होती। अगर सीता को कुछ हो जाता है, कहने का अभिप्राय यही है कि
सीता को कुछ हो जाता है तो वो फिर भी मैं सहन कर लूँगा, वो मेरा अपना पर्सनल मामला होगा। लेकिन ये इसमें अब संसार को जा करके मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि भाई को गंवा दिया, भाई की अपने भाई का हत्यारा खुद राम ही बन गया। इस प्रकार से इन पंक्तियों में श्री राम जी अपने भाई उनको ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसके ऊपर विलाप कर रहे हैं, और संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए हुए हैं, और इस सारी पंक्ति में उनका विलाप नजर आता है। और ये आपकी व्याख्या हो गई। और इसमें अगर काव्य सौंदर्य, अब इसके अंदर काव्य सौंदर्य हम छाटेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि इन पंक्तियों में श्री राम की बहुत ही करुण दशा का वर्णन किया गया है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है, और इसमें छंद है। छंद कौन सा है? चौपाई। चौपाई छंद कौन सा होता है? जिसके अंदर 16 मात्राएं होती हैं, और इसके अंदर चौपाई छंद है, और इसकी जो भाषा है वो अवधी है। आप सभी को पता है कि रामचरितमानस जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखी है। और इसके अंदर शब्द शक्ति अगर हम छाटेंगे तो शब्द शक्ति इसके अंदर अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति ऐसी होती है कि जैसा लिखा गया है उसका उस अर्थ वैसा ही निकलता है। इसके अंदर कोई और अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है, ना यहाँ पर कोई रूपक बांधा गया है, ना कोई यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है, ना लक्षणा शब्द शक्ति है। सीधी सी यहाँ पर आपकी अभिधा शब्द शक्ति दी गई है, तो आप लिखेंगे कि इसके अंदर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हमने एक सप्रसंग व्याख्या पहले कर ली है, और अब अथवा में आपकी दूसरी ये कविता में से दी गई है, और ये कविता की ये पंक्तियाँ आपके सामने हैं। और कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इसका सप्रसंग हो गया कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कविता के बहाने नामक कविता से ली गई है। और इसके अंदर कवि ने बताया है कि कविता क्या है। कविता क्या है का उत्तर देते हुए कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार से फूल खिलते हैं और खिल करके अपने सुगंध और अपने रंग सारे माहौल में, सारे वातावरण में भर देते हैं, वैसे ही जो कविता है वो भी फूलों की तरह खिलती है और अपनी सुगंध से सभी को मतलब आनंद प्रदान करती है। और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन यहाँ पर कवि ने कहा है कि कविता जब बनती है तो फूल उस चीज़ को, उस सिचुएशन को नहीं समझ सकते, और जो कविता है वो फूलों के खिलने से भी ज़्यादा उसका व्यापक अर्थ है। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। जब फूल खिलते हैं तो वो बाहर भीतर इस घर उस घर कहीं से भी वो लोग ये नहीं देखते कि मुझे यहाँ खुशबू नहीं फैलानी है या यहाँ पर अपने सुंदरता का प्रदर्शन नहीं करना है। वो हर जगह पर अपने सुंदरता का जहाँ पर भी हो वो निष्पक्ष होकर, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ होकर अपनी सुंदरता को इस संसार में फैलाते हैं और लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन फूलों की भी एक लिमिटेशन है, सीमित इनकी है। लेकिन कविता क्या है? फूल तो मुरझा जाते हैं, जैसे सुबह जब होती है तो फूल खिल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो फूल मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता तो शाम को भी नहीं मुरझाती। कविता एक बार लिख दी गई है तो फिर वो कभी भी नहीं मुरझाती है और कभी भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो अमर हो जाती है। तो इस कविता के अंदर, इस पद्यांश के अंदर यही बताया गया है। फिर इसमें आप इसका भाव सौंदर्य जब लिखेंगे तो भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे कि जो कविता है वो फूलों की तरह अपनी सुगंध चारों तरफ बिखेर देती है, और लेकिन फूलों की भी एक लिमिटेशन होती है, कविता की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। कविता बहुत व्यापक है, कविता कभी नहीं मुरझाती और कविता अजर अमर है। इसके बाद काव्य सौंदर्य में इसके अंदर भाषा का कौन सी का प्रयोग कर रखा है? भाषा है आपकी खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और इसके अंदर आपके अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो आपकी शब्द शक्ति है वो अभिधा शब्द शक्ति है। और इसके अंदर और तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्दों का प्रयोग इसके अंदर हुआ है।
और यहाँ पर लाक्षणिकता का कवि ने प्रयोग किया है, यानी फूल और कविता के अंदर इनके आपस के जो लक्षण मिलते जुलते हैं, लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। और इसके अंदर गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण कौन सा होता है? सबसे सरल रूप से जो होता है आपका वो प्रसाद गुण होता है। शांत रस है इसके अंदर, रसों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर शांत रस का प्रयोग किया गया है। और इसके अंदर ये देखो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसके अंदर अलंकार अगर हम कहें तो ये प्रश्न अलंकार का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। तो ये आपकी का दूसरा क्वेश्चन था। अब आगे चलेंगे। पिछली वीडियो में हमने काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या की थी। इस वीडियो में प्री बोर्ड के परीक्षा में आने वाली गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। न उधो का लेना न माधो का देना, जब धरती और आसमान चलते रहते हैं तब भी ये हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लूट समार के समान इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता है। लेखक इसमें कहते हैं कि शिरीष का जो फूल होता है वो इतनी भयंकर गर्मी में भी अपने फूल उत्पन्न करता है। वो इतनी भयंकर गर्मी में कैसे अपने आप को अपने फूल उत्पन्न कर सकता है और कैसे जीवन जी सकता है। प्रसंग इसको देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। शिरीष के फूल पाठ से ली गई है, जिसमें लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत मतलब सन्यासी कहा गया। जैसे सन्यासी सुख दुख दोनों में ही समान रहता है, वैसे ही शिरीष का फूल इतनी भयंकर गर्मी में भी अपने फूल उत्पन्न करता है। बताकर उसके समान मस्त रहकर मनुष्य को निरंतर गतिमान रहने की प्रेरणा दिया। इस पंक्तियों के द्वारा कवि लेखक ने हमें यह प्रेरणा दी है कि हमें शिरीष के फूल की तरह निरंतर गतिमान रहना चाहिए। व्याख्या देखते हैं इसकी। लेखक शिरीष को कालजयी तथा अद्भुत सन्यासी बताकर लिखता है कि यह तो सुख दुख में सदा एक समान रहता है। जिस प्रकार एक सन्यासी सुख दुख दोनों में ही समान रहता है, वैसे शिरीष का फूल भी एक सन्यासी की तरह है जो सुख दुख दोनों में ही समान रहता है तथा कभी भी किसी भी स्थिति से में हार नहीं मानता। जिस भयंकर गर्मी में कोई भी फूल उत्पन्न नहीं होता, उस भयंकर गर्मी में शिरीष का फूल खिलता है। यह तो अपने में मस्त है न तथा किसी के लेन देन में नहीं है। भीषण गर्मी में जब धरती और आकाश से आग बरस रही होती है, इतनी भीषण गर्मी में जब धरती और आकाश दोनों से ही आग बरस रही होती है, तब भी ये श्रीमान शिरीष जी न मालूम कहाँ से अपना जीवन रस प्राप्त करते हैं। इतनी भयंकर गर्मी में न जाने ये शिरीष का फूल कहाँ से अपना जीवन प्राप्त करते हैं। ये सदा अपनी मौज में हर समय मस्त बने रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया था कि शिरीष उस प्रकार का वृक्ष है जो वायुमंडल से ही अपना जीवन रस खींच लेता है। तो लेखक कहते हैं कि जरूर ही खींच लेता होगा, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में किसी के लिए भी शिरीष के फूल खिलना असंभव कार्य है। लेखक को विश्वास है कि वह अवश्य ही ऐसा करता होगा, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में जबकि लू चल रही होती है, वह कैसे अपने कोमल तंतु जाल सुकुमार केसर को उत्पन्न कर पाता है। लेखक ने इसकी विशेषता लिखते हैं, कहते हैं लेखक ने शिरीष को अवधूत माना है, मतलब सन्यासी माना है, जो भीषण गर्मी में भी अपना अस्तित्व बचाकर हरा भरा रहा है। भाषा तत्सम पठाम है तथा शैली भावात्मक है। में जो पेपर आया हुआ है उसके हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। आपसे पूछा गया है कि जीवन परिचय बताएं, या तो कुंवर नारायण का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। हम दोनों करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। वो आपका आता है 5 नंबर का। 5 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। 5 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी ध्यान से इसको देख लिया तो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी के छायावाद के प्रमुख कवि हैं। जो साहित्य के अंदर वाद होते हैं, सबसे पहले जैसे आपका आदिकाल है, फिर उसके बाद भक्ति काल आया, फिर उसके बाद रीतिकाल आया, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आया, आधुनिक काल के अंदर ही आपका ये जो छायावाद है उससे पहले भारतेंदु काल आया और द्विवेदी काल आया।
और उसके बाद द्विवेदी काल के बाद फिर छायावाद आया। इसके 4 मुख्य आधार स्तंभ थे। कौन कौन से? नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माधवी वर्मा, 2 तो ये आपस में बहन भाई थे। जयशंकर प्रसाद मुँह बोले थे, जयशंकर प्रसाद और पंत, ये 4 छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ है। और इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक प्रमुख छायावाद के कवि थे और वो सदा इन कवियों में महाप्राण निराला जी सदैव अनूठे रहे हैं। हिंदी साहित्य में उनकी प्रतिभा ही निराली है। वे वास्तव में संघर्षशील प्राणी थे। उनका जन्म हुआ था सन 1999 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनका जन्म का सन और जन्म का स्थान ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं, ये याद करने की चीजें हैं। जन्म हुआ था उनका 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर में और इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी, जो उन्नाव के गांव गट्ठा कोला के रहने वाले थे। वे बाद में आजीविका उपार्जन हेतु मेदिनीपुर में आकर बस गए थे। निराला के 3 वर्ष की अवस्था में उनकी माताजी का देहांत हो गया था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली आदि साहित्य का गहन अध्ययन किया। 14 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया था और इनकी पत्नी अत्यंत सुशील, सुसंस्कृत, सौम्य एवं साहित्य प्रेमी महिला थी। इनकी पत्नी पुत्र रामकृष्ण और पुत्री सरोज को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई थी। कुछ समय बाद इनके पिता तथा चाचा जी का भी स्वर्गवास हो गया। परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका जीवन अनेक अभावों एवं विपत्तियों से पीड़ित रहा, किंतु इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद इन्होंने महिषादल रियासत में नौकरी की, किंतु कुछ कारणों से वहां से त्याग पत्र देकर चले गए। कुछ समय तक रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के पत्र समन्वय का संपादन इन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने मतवाला पत्रिका का भी संपादन किया। 1935 ईस्वी में इनकी पुत्री सरोज का भी निधन हो गया। पुत्री के निधन से निराला जी को गहन शोक हुआ। इसी से प्रेरित होकर इन्होंने सरोज समृद्धि शोक गीत लिखा है, जो कि हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध शोक गीत है। पुत्री के निधन से वे अत्यंत दुखी रहने लगे, फिर बीमार हो गए। धीरे धीरे इनका शरीर बीमारियों से जर्जर हो गया और अंत में 15 अगस्त सन 1961 ईस्वी को इलाहाबाद में ये अपना नश्वर शरीर त्याग करके परलोक सिधार गए थे। निराला जी का व्यक्तित्व निराला था। वे अत्यंत स्वाभिमानी, कर्मठ, अध्ययनशील, प्रकृति प्रेमी एवं त्यागी पुरुष थे। वे एक संगीत प्रेमी साहित्यकार थे। उनकी रचनाएं कौन सी हैं? रचनाएं हैं, निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने गद्य पद्य की अनेक विधाओं पर सफल लेखनी चलाई है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनकी जो काव्य है वो है अनामिका, परिमल गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, राग विराग, अर्चना, आराधना आदि। उपन्यास उन्होंने लिखे हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे और चमेली। कहानी संग्रह उन्होंने लिखे हैं चतुरी चमार, सुकुल की बीवी और लीली सखी। रेखा चित्र उन्होंने लिखे हैं कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरही। निबंध संग्रह उन्होंने लिखे हैं प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, प्रबंध परिचय एवं रवि कविता कानन। हमारी प्री बोर्ड की परीक्षा में तीसरे क्वेश्चन में 2 जीवन परिचय पूछे गए थे। आज हम दूसरा जीवन परिचय करेंगे कुंवर नारायण जी का। कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका अघ्य केदार सप्तक पे महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। कुछ दिनों तक युग चेतना नामक प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया। ये एक भ्रमणशील व्यक्ति थे। इन्होंने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन आदि देशों का भ्रमण भी किया। रचनाएं हैं इनकी। श्री कुंवर नारायण जी अघ्य के द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा से ओतप्रोत साहित्यकार हैं। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर सफल लेखनी चलाई है, लेकिन एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह इनके द्वारा रचित हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। प्रबंध काव्य इनके हैं आत्मजयी, कहानी संग्रह, आकारों के आसपास, समीक्षा, आज और आज से पहले, साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार।
कुंवर नारायण जी की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए हम देखते हैं नगरीय संवेदना का चित्रण देखा जाता है इनकी कविताओं में। कुंवर नारायण जी को नगरीय संवेदना का कवि माना जाता है। यह पक्ष उनके काव्य में स्पष्ट झलकता है। उन्होंने नगर तथा महानगरीय सभ्यता का अपने काव्य में यथार्थ चित्रण किया है। सामाजिक चित्रण कुंवर नारायण जी सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में समकालीन समाज की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की है। आत्मजयी प्रबंध काव्य में नचिकेता के मिथक के माध्यम से सामाजिक जीवन का सजीव चित्रांकन किया गया है। सामाजिक रहन सहन ऊहापोह आदि का इनके काव्य में यथार्थ चित्रण हुआ है। मानवतावाद कुंवर नारायण जी के काव्य में मानवतावादी विराट भावना के दर्शन भी होते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक युग की भागदौड़ में फंसे सामान्य जनजीवन का चित्रण किया है। चक्रव्यूह काव्य संग्रह में कवि ने समकालीन मानव को विघटनकारी सात महारथियों से घिरे हुए अभिमन्यु के रूप में चित्रित किया है। भाषा शैली भाषा और विषय की विविधता कुंवर नारायण की कविताओं के विशेष गुण है। अतः उन्होंने विषय विविधता के साथ साथ अनेक भाषाओं का प्रयोग भी किया है। उनके काव्य की प्रमुख भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग है। उनकी शैली विषयानुरूप है, जो अत्यंत गंभीर, विचारात्मक तथा प्रतीकात्मक है। अलंकार कुंवर नारायण जी के साहित्य में विचारों की प्रधानता है, इसलिए सौंदर्य की ओर ध्यान कम ही गया है। इनके काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, यमक, उपमा, पदमैत्री, स्वर मैत्री, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद का भी प्रयोग किया गया है। बिंब योजना अत्यंत सुंदर एवं सटीक है। अब प्लस टू क्लास के आपके प्री बोर्ड हिंदी में आपका क्वेश्चन आ गया है। अब चौथा आपको पंक्तियां दे दी गई हैं और पूछ लिया गया है कि इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। और यहाँ पर आत्म परिचय नामक कविता में से आपकी ये पंक्तियाँ ली गई हैं और इसके कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया कि मैं स्नेह सुरा का, सुरा मैंने होती है शराब, वो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। स्नेह सुरा, स्नेह रूपी शराब का पान किया करता हूँ, यानी सेवन किया करता हूँ। कौन सी शराब का सेवन करते हैं? स्नेह रूपी शराब का वो सेवन करते हैं। कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और कभी भी जग का ध्यान नहीं करते हैं। जग से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कवि कहता है कि ये संसार वाले तो ऐसे हैं जो इनका गुणगान करेगा उसी को थोड़ा बहुत ये पूछ लेते हैं, इसीलिए कवि इनसे बात करना पसंद नहीं करते। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, और कवि को लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने मन की गाते हैं, अपने मन की करते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया आपसे भाव काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना क्या होता है? काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के अंतर्गत आते हैं आपकी भाषा शैली। आप इसके अंदर कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ, कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, गुण कौन सा है, रस कौन सा है, इस तरह की आपको ये सभी बातें लिखनी पड़ती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले पहले वाली लाइन में हम लिखेंगे कि जो पाठ है, जो आपको इस कविता में से दी गई है लाइनें, उसका भाव स्पष्ट, जो एक लाइन में हमें ये बताना होता है कि इसके अंदर कवि ने कहना क्या चाहा है। तो इसके अंदर हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता के अंदर कहा है कि वो स्नेह सुरा का पान करते हैं और जग की परवाह नहीं करते। एक लाइन में हमने इसका भाव सौंदर्य बताया, ये लिखेंगे। दूसरा, इसमें भाषा कैसी है? सरल है, सहज है और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। जितने भी आधुनिक काल के कवि हुए हैं उन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली के अंदर साहित्य रचा है। और दूसरा, कैसे शब्दों का प्रयोग है इसके अंदर? तो तत्सम, संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग इसके अंदर है। और गेय मुक्तक शैली है। गेय का मतलब होता है गाया जा सकने योग्य, हम इसको गा सकते हैं। और इसमें अनुप्रास, पद मैत्री और सौर मैत्री अलंकार इसके अंदर आए हैं। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग इसके अंदर, अगर शब्द शक्तियों की बात की जाए, शब्द शक्तियाँ 3 होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके अंदर अभिधा शब्द शक्ति आई है। अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ होता है कि जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है वैसा ही उसका अर्थ निकल रहा है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। बिंब योजना, बिंब क्या होते हैं? बिंब होते हैं कि शब्दों के द्वारा हम अपनी कल्पना में ऐसा रेखा चित्र बना लेते हैं कि हमारी कल्पना में वो सटीक ऐसा का ऐसा छप जाता है।
और श्रृंगार रस का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है, और जहाँ श्रृंगार रस होता है वहाँ माधुर्य गुण ही होता है। तो ये इसका आपका काव्य सौंदर्य है। और ये कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का ये आपका ये आता है। इसमें और बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें भाषा शैली, अलंकार और छंद। छंद तो आधुनिक युग में सारे मुक्तक छंद ही हैं, आप लिख देंगे कि मुक्तक छंद है। भाषा सरल सहज लिख देंगे, 5-4 लाइन लिखी है वही बहुत है, और इसके आपके 2 नंबर हो जाएंगे। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते। 3 हमारा 5वां प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता का मूल भाव क्या है? छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने कवि कर्म के प्रत्येक चरण को खेती के रूपक में बांधने की कोशिश की है। इस खेत में भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक रचना, विचार तथा अभिव्यक्ति का बीज बोया जाता है, जो मूल कल्पना का सहारा लेकर स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं, जो निरंतर पल्लवित पुष्पित होकर एक पूर्ण कृति का पूर्ण स्वरूप ग्रहण करते हैं। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, वह रसधारा एक क्षण भर में होने वाली रुपाई के परिमाण स्वरूप होती है, लेकिन यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली खेती की कटाई के समान होती है। यह साहित्य का रस कभी खत्म नहीं होता। हमारी परीक्षा के 7वें प्रश्न में हमें गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा गया है। इसमें पहली व्याख्या दी गई है, न उधो का लेना न माधो का देना, जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समान इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता है। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध शिरीष के फूल से ली गई हैं, जिसमें लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत, अवधूत मतलब सन्यासी बताकर उसके समान मस्त रहकर मनुष्य को निरंतर गतिमान रहने की प्रेरणा दी है। हमारे लेखक हमें कहते हैं कि हमें निरंतर गतिमान रहना चाहिए, हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए। जिस प्रकार एक सन्यासी हर परिस्थिति में समान और मस्त रहता है। व्याख्या देखते हैं। लेखक शिरीष को कालजयी तथा अद्भुत अवधूत बताकर लिखता है कि यह तो सुख दुख में सदा एक समान रहता है तथा कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता। यह तो अपने में मस्त है तथा किसी के लेन देन में नहीं है। भीषण में गर्मी में जब धरती और आकाश से आग बरस रही होती है, तब भी ये श्रीमान जी न मालूम कहां से अपना जीवन रस प्राप्त करते हैं। ये सदा अपनी मौज में हर समय मस्त बने रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया था कि शिरीष उस प्रकार का वृक्ष है जो वायुमंडल से ही अपना जीवन रस खींच लेता है। लेखक कहते हैं कि जरूर खींच लेता होगा, नहीं तो इतनी भीषण गर्मी में कोई कैसे अपने सुकुमार केसर को उगा सकता है।